अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं दुनिया भर से कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ मुनफरिद खबरें। आज भी इसी तरह से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में जरा करंट अफेयर्स की खबरें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन फिर भी हमने इसमें आपके लिए तफरी का तड़का जरूर लगा दिया है, तो फिक्र नहीं कीजिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज की समरी के आज के प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो फिर हम बात करते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के बारे में बात करेंगे। कैलिफोर्निया में गर्मी की शिद्दत के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। कोरोना आलमी मंजरनामा। फिर बात करेंगे हम अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी अदालत ने रफ़ीक हरारी के कत्ल का फैसला सुना दिया। उसके बाद आपको दिखाएंगे जर्मनी की झील के बारे में। फिर लटविया में दरिया पर शीशे का कैबिन और इसके अलावा बहुत कुछ है। तो चलते हैं सीधा प्रोग्राम की जानिब। लबनान के साबिक वजीर आजम रफ़ीक हरारी के कत्ल का फैसला सुना दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी अदालत ने 15 साल के बाद इस कत्ल के एक मुजरिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मकतूल वजीर आजम के बेटे साबिक वजीर आजम साद हरारी ने फैसले का खैर मकदम किया है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी अदालत ने लेबनान के साबिक वजीर आजम रफ़ीक हरीरी के कत्ल का फैसला सुनाते हुए इसमें मुलव्वस 4 अफराद में से 3 को रिहा कर दिया है और एक हिजबुल्लाह के रुकन सलीम जमील अयाश पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। खुसूसी अदालत की सरबराही करने वाले जज डेविड री ने इस कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा कि सलीम जमील अयाश ट्रक बम हमले की साजिश का मुजरिम है और शवाहिद से जाहिर होता है कि मुजरिम के पास इन 6 में से एक मोबाइल फोन था जो हमले में मुलव्वस टीम ने इस्तेमाल किया था, जबकि दीगर 3 मुलव्वस अफराद हसन हबीब मुर्फी, हुसैन हसन मनीसी और असद हसन सबारा के खिलाफ ठोस शवाहिद न होने की बिना पर मुकदमे से बरी कर दिया गया है। खुसूसी अदालत ने मुजरिम सलीम जमील अयाश को बम धमाके का मुर्तकिब ठहराते हुए इस पर कसदन कत्ल करने और दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने के साथ साथ साबिक वजीर आजम रफ़ीक हरीरी को निशाना बनाने और दूसरे 21 लोगों को बारूद के जरिए कत्ल करने की दफात लगाते हुए फर्द जुर्म आयद कर दी है। लेबनान के साबिक वजीर आजम रफ़ीक हरीरी को 2005 में ट्रक बम धमाके में कत्ल किया गया था। इस धमाके में 21 मजीद लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रफ़ीक हरीरी अरबपति सुन्नी मुसलमान थे और अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के अलावा अरब रियासतों के इत्तेहादी थे, जबकि ईरान और शाम इन्हें अपने लिए खतरा तस्वुर करते थे। 1975 से 1990 तक लेबनान में होने वाली खाना जंगी को ख़त्म करवाने और बैरूत को दोबारा से तामीर व तरक्की की राह पर लाने के हवाले से रफ़ीक हरीरी ने बेमिसाल किरदार अदा किया। रफ़ीक हरीरी के बेटे और साबिक वजीर आजम लेबनान साद हरीरी फैसला सुनने के लिए कमराए अदालत में मौजूद थे। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम अदालत के फैसले को कबूल करते हैं और तवक्को रखते हैं कि मुजरिम को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। साद हरीरी ने कहा, मेरा ख़ानदान इंसाफ का मुंतज़र रहेगा। उनका कहना था कि जराइम को सियासत में इस्तेमाल करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। साद हरीरी ने बैरूत में धमाकों से मुतासरा लोगों के लिए हकीकी इंसाफ का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि हम बैरूत और मासूम मुतासरीन के हुकूक को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ देंगे। साद हरीरी का कहना था कि इस दहशतगर्दी का इर्तकाब करने वालों के लिए मेरी तरफ से एक पैगाम है कि आपको इस जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी और आपको अपने किए की कीमत चुकाना पड़ेगी। रफ़ीक हरीरी के मद्दाहों ने 15 साल बाद होने वाले कत्ल के फैसले पर खदशात का इजहार किया है। हिजबुल्लाह ने अपनी जमात के लोगों के मुलव्वस होने को मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने हिजबुल्लाह की क़यादत और शामी हुकूमत के इस धमाके में मुलव्वस होने के हवाले से किसी तरह के शवाहिद का जिक्र नहीं किया। अदालत मुजरिम के हवाले से सज़ा का तयन बाद में करेगी और इम्कान इस बात का है कि मुजरिम को उम्र भर की कैद मिलेगी।
व्यूअर्स, बात करते हैं कुछ बैरूत के हवाले से। बैरूत में धमाके से होने वाली तबाही और मुतासरीन की हालत ज़ार को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया से फंड्स की अपील कर दी है और शाम के पनाह गज़ीन बैरूत धमाके के शिकार होकर मज़ीद मसाइल का सामना कर रहे हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। 4 अगस्त को बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले धमाके से मुतासर होने वाले लोगों की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर से $565 मिलियन के फंड्स की अपील की है ताकि इस तबाही से बेघर होने वाले, जख्मी होने वाले और रोजगार से महरूम होने वालों की बरवक्त मदद की जा सके। इस धमाके की वजह से 172 लोग जाँ बहक हुए, 6000 लोग जख्मी हुए, 3 लाख बेघर और 30 के करीब लोग अभी तक लापता हैं। लेबनान की हुकूमत का कहना है कि ये धमाका बंदरगाह पर जखीरा हुई अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है। इस धमाके में बंदरगाह पर मौजूद गंदम के गोदाम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और बैरूत के 6 अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अहलकार नजात का कहना है कि यहाँ मुतासिरीन की जरूरत के अंदाजे के बाद इस रकम के अतियात जमा करने की अपील की गई है और हम चाहते हैं कि लोगों को बहाल होने के लिए उनकी मदद की जाए। नजात का कहना है कि तालीम की बहाली और बच्चों का स्कूलों को जाना लेबनान के मुस्तकबिल का जामिन है। इन बच्चों को नफ्सियाती तौर पर भी मदद की जरूरत है ताकि वो स्कूलों को लौटें और अपने दोस्तों के साथ बैठकर तालीम हासिल कर सकें। खुराक की किल्लत बहुत बड़ा मसला है। हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ लोगों को अनाज की कमी और आटे की किल्लत का शिकार न होना पड़े और उन्हें खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। एनजीओज की कारकुन सैमरिल का कहना है कि हम लोग यहाँ मुतासरा लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ हुकूमत किसी की मदद नहीं कर रही बल्कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही सिवाय इसके जो बैरूनी इमदाद आती है वो उसे अपने लिए रख लेते हैं। इसलिए मौजूदा वक्त में हम खुद को हुकूमत तस्वुर करके लोगों की मदद कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग यहाँ जरूरतमंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अहलकार नजात का कहना है कि अतिया करने वाले मुखय्यर हजरात और आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रही है कि आलमी इदारा खुद लोगों में इमदाद तकसीम करे और हम मकामी एनजीओज और आलमी एनजीओज के साथ मिलकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अतिया करने वालों के मुतालबे पर हम ऐसा कर रहे हैं और लेबनान की फौज के साथ भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। नजात का कहना है हम लोगों को मिलने और उन्हें अशिया की तकसीम के हवाले से मुकम्मल आज़ादी है। हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि इमदाद मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। हमारे लिए ये सूरत हाल नई नहीं है कि हम बराह रास्त लोगों को अशिया और इमदाद तकसीम कर रहे हैं। हम सिर्फ अतिया करने वालों को जवाबदेह नहीं हैं बल्कि ये सब कुछ मुतासरा लोगों की अमानत है जो उन तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $300 मिलियन के फंड्स इकट्ठे हो चुके हैं। हमें अतिया करने वालों ने कहा है कि बराह रास्त इमदाद तकसीम करें लेकिन हम हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। UNHCR के अदादो शुमार के मुताबिक इस धमाके में 34 पनाह गुज़ीन जाँ बहक हुए हैं जिनका ताल्लुक शाम से है, जो वहाँ खाना जंगी से तंग आकर यहाँ पनाह लेने पर मजबूर थे। यहाँ बैरूत में भी मुसीबत का शिकार हो गए। शाम के पनाह गुज़ीनों का एक खानदान इस धमाके से बहुत मुतासिर हुआ है। आयशा और अहमद अपने 2 नन्हे बच्चों ज़करिया और यहया के साथ शाम से हिजरत करके बैरूत में रिहाइश पजीर हैं। ये खानदान जिस घर में रहता है वो धमाके से बुरी तरह मुतासिर हुआ है और धमाके के बाद अहमद की बीवी आयशा और उसके दोनों बेटे ज़करिया और यहया मलबे तले दब गए थे। आयशा का कहना है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था जब मैं अपने बेटे के सर से बहते खून को नहीं रोक सकती थी। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी जख्मी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसे लगा कि पूरा घर तबाह हो चुका है। इस गर्द में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे अपने खाविंद की आवाज सुनाई दी जो मुझे और मेरे बेटों का नाम लेकर हमें पुकार रहा था। सन 2011 की खाना जंगी के बाद शाम के 11 मिलियन लोग बेघर हुए, जिनमें से 5 मिलियन लोग इस वक्त लेबनान, तुर्की और उर्दन में रिहाइश पजीर हैं।
बात करेंगे कुछ अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के बारे में। 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने साबिक नायब सदर जो बाइडन को बाकायदा तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है और वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के मद्देमुकाबिल होंगे। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था, दुनिया में नाम कमाना चाहता था, इसीलिए की सख्त मेहनत और अपनी मिट्टी को दी हमेशा अहमियत। फिर बात चाहे फसल की हो या खेल की, सही वक्त पर सही दाव लगाओ और सामने वाले को चित कर दो। इसीलिए धान की फसल के लिए मेरा मशवरा है सिंजेंटा की दानेदार वर्टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी। वर्टाको से चावल का हर दाना तवाना। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। कायदे आज़म का पाकिस्तान के अंदर भी इंसाफ बुनियाद थी। कायदे आज़म खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, एक रूल ऑफ लॉ में मानते थे। और कायदे आज़म फॉर मी ही विल ऑलवेज बी अ रोल मॉडल। क्या मकसद था इस मुल्क का बनने का? इससे एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। वो जो कायदे आज़म की स्ट्रगल है वो है तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल। जो भी मदीना के रियासत के असूलों पे चलेगा वो कौम उठ जाएगी। मदीना के रियासत के असूल है, इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान में लेके आता रहूंगा। मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वो रियासत बने जो इसको बनना चाहिए था। हमारा ईमान पक्का है और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाल्लाह हम मुसीबत पर फतह करेंगे। मेरा ये ईमान है कि ये पाकिस्तान उठेगा जब इंशाल्लाह हम उन उसूलों के ऊपर अपने मुल्क को लाते रहेंगे। नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान मुकाबला होगा। चंद रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप ने डाक के जरिए बैलेट पेपर्स भेजकर वोट लेने के अमल पर एतराज करते हुए कहा है कि इस अमल से खातिर खाह नताइज बरामद नहीं होंगे और इंतखाबात दोबारा करवाने पड़ जाएंगे। ट्रंप का कहना था कि यह मुमकिन नहीं है कि आप लाखों लोगों को डाक के जरिए बैलेट पेपर्स भेजें। ये एक संजीदा सूरत हाल है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डाक के जरिए तो मुर्दा लोगों को भी बैलेट पेपर्स भेज दिए जाएंगे, पालतू जानवरों को भी बैलेट पेपर्स भेज दिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने बार बार इस तरह इंतखाबात करवाने के अमल को फ्रॉड करार दिया है। डेमोक्रेट्स और दूसरे नाक़दीन का मौक़िफ़ ये है कि मकामी राय शुमारी में मकबूलियत की कमी देखकर सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी पोस्टल सर्विस और डाक के जरिए बैलेट पेपर भिजवाने और मौसूल करने के अमल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। 2016 में सदर डोनाल्ड ट्रंप की फतह के मेमार और दोस्त स्टीव बेनन को 2 रोज पहले मेक्सिको सरहद के साथ दीवार की तामीर में मिलने वाले अतियात की खुर्द बुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टीव बेनन को लेडी मे नामी यॉट से गिरफ्तार किया गया है जो इनके दोस्त की मिल्कियत है। बेनन ट्रंप की सदारती मुहिम में मुशीर खास रहे और बाद में उन्हें व्हाइट हाउस का चीफ स्ट्रेटेजिस्ट मुकर्रर कर दिया गया था। सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाने में ट्रंप के पीछे बेनन की हिकमत अमली कार फरमा थी। 2017 के अगस्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेनन को ओहदे से फारिग कर दिया था। 66 साला बेनन समेत 4 लोगों को सरहद पर लगने वाली तार में खुर्द-बुर्द और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। अगर इस केस में फर्द जुर्म आयद की गई तो मुल्जिमान को 40 साल तक कैद हो सकती है। मैनहट्टन की वफाकी अदालत के प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि वी बिल्ड द वॉल मुहिम में लाखों अतिया करने वाले लोगों के $25 मिलियन में धोखाधड़ी की गई है। अदालत में पेशी के मौके पर बेनन के वकील ने दरखास्त की कि वो बेगुनाह हैं, जिस पर वफाकी अदालत ने $5 मिलियन के मचलकों के इवज बेनन को रिहा कर दिया, लेकिन अदालत ने उनके बैनुल-अक़वामी सफर पर पाबंदी लगा दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेनन की गिरफ्तारी को बुरा करार दिया है और कहा है कि मुझे इस मंसूबे के बारे में इल्म नहीं है
انہوں نے کہا ہے کہ میرا تو کئی سالوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ بینن ڈونلڈ ٹرمپ کے 8ویں ساتھی ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے سابق نائب امریکی صدر جو بائیڈن کو باقاعدہ اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے، اور پارٹی کا کہنا ہے کہ بائیڈن صدر منتخب ہونے کے بعد وبا سے متاثرہ امریکہ کو درست کریں گے اور ٹرمپ انتظامیہ کے برے دور کا خاتمہ کر دیں گے۔ جو بائیڈن کی صدارتی نامزدگی کا فیصلہ لیڈرشپ میٹرز کے عنوان سے ہونے والے قومی کنونشن میں کیا گیا ہے۔ ڈیموکریٹس کا دعویٰ ہے کہ بائیڈن وائٹ ہاؤس کی سالمیت کو برقرار رکھیں گے اور امریکہ میں بسنے والے لوگوں کی زندگیوں کو معمول پر لائیں گے۔ پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹس لیڈرز نے جو بائیڈن کو ایک تجربہ کار سیاستدان قرار دیتے ہوئے وبا کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ موجودہ امریکی حکومت نے جمہوری اداروں کو جان بوجھ کر کرپشن کا شکار کیا ہے۔ 4 روزہ ورچوئل کنونشن میں ملک بھر سے پارٹی ڈیلیگیٹس نے شرکت کی اور جو بائیڈن کی صدارتی نامزدگی کے حوالے سے توثیق کرنے کے لیے اپنے اپنے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی میں توثیق کے بعد کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ وبا سے متاثرہ ملک کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، بیمار معیشت کا علاج کریں گے اور امریکیوں کو متحد کریں گے، جبکہ ٹرمپ دوبارہ 4 سال کے لیے منتخب ہونے کی صورت میں خوف اور نفرت کی آبیاری کرے گا۔ بائیڈن کا کہنا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے مجھے صدارتی امیدوار کے لیے چنا تو میں آپ کے سامنے بہترین کارکردگی پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا، میں اندھیرے نہیں روشنی لاؤں گا۔ آج سے 73 دنوں کے بعد امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں 74 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن امیدوار کے طور پر اور 77 سالہ جو بائیڈن ڈیموکریٹس کے امیدوار کی حیثیت سے انتخابی مارکے میں حصہ لیں گے۔ بات کریں گے اب کچھ ویدر کے حوالے سے۔ صنعتوں کے دھوئیں اور زہریلی گیسز کے اخراج کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہیں۔ کیلیفورنیا میں موجود صحرا موہاوے کا درجہ حرارت 54.4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، which is dangerous۔ گزشتہ ریکارڈ شدہ گرمی کے حوالے سے یہ اب تک کا سب سے ہائی ٹیمپریچر ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک گرما گرم رپورٹ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے صحرا جو ڈیتھ ویلی کا حصہ ہے، وہاں کا درجہ حرارت 130 فارنہائٹ یعنی 54.4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس گرمی کی شدت کے پیش نظر سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ زمین کی حدت بڑھ رہی ہے۔ اس درجہ حرارت کو زمین پر سب سے زیادہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی قومی موسمیاتی سروس کی طرف سے نصب کردہ خودکار تجرباتی نظام کے مطابق گزشتہ ہفتے اتوار کے دن مقامی وقت کے مطابق 3:41 پر فرنس کریک میں یہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ فرنس کریک میں درجن در درجن لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ جگہ ہمیشہ سے سیاحوں کے لیے پرکشش رہی ہے۔ قومی موسمیاتی سروس کے مطابق گرمی کی یہ لہر ہفتہ بھر جاری رہے گی۔ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ارتھ سسٹم سائنس سینٹر کے سربراہ مائیکل مان نے خبردار کیا ہے کہ درجہ حرارت کی شدت میں اضافہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس قدر گرمی کی شدت بڑھ جائے تو انسانی جسم کو ٹھنڈا رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم جس نظام سے ٹھنڈا ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور یہ سب نہ صرف خطرناک ہے بلکہ موت کے مترادف ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں یہ 3 جولائی ہے جس میں اس قدر زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مائیکل مان نے مزید کہا کہ ہم نے اس سے پہلے زمین پر اس قدر شدت کی گرمی نہیں دیکھی جو حالیہ دنوں اور گزشتہ کچھ سالوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میرے خیال میں صنعتی آلودگی اور زہریلی گیسز کے اخراج میں اضافے سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اسٹینفورڈ ووڈز انسٹیٹیوٹ فار انوائرمنٹ کے سربراہ کرس فیلڈ پیری کا کہنا ہے، یہ ایک دن میں گرمی کا ریکارڈ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیارے اور زندگی کے لیے شدید خطرناک اور تباہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیلیفورنیا اور دوسری جگہوں پر گرم اور ٹھنڈے موسم دیکھے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں تبدیلی یہ ہے کہ گرمی کا دورانیہ اور وقت بڑھ رہا ہے، جبکہ سردی اور ٹھنڈ کا وقت آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسم گرم ہو رہا ہے۔
क्रिस और माइकल दोनों ने अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग के हवाले से बात करते हुए कहा कि मौसमाती तब्दीलियों के लिए वो भी एक बड़ी वजह थी। माइकल का कहना है कि अमेज़न में लगी आग से माहौल में कार्बन ज्यादा हो गई है, जिससे जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। क्रिस का कहना था कि ग्रीन गैसेस के अखराज को कंट्रोल करना और माहौल को साफ रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ग्रीन गैसेस के अखराज को रोकने से बेहतरी नहीं आएगी और ना ही जमीन ठंडी होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के असरात सदियों तक रहते हैं। अगर हकीकत में हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें माहौल को ग्रीन हाउस गैसेस से पाक करना होगा, जिसका वाहिद हल ये है कि जंगलात उगाए जाएं और उनके कटाव को कंट्रोल किया जाए। गुज़िश्ता इतवार को रिकॉर्ड होने वाले दर्जा हरारत की हकीकत को जांचने और परखने के हवाले से थर्मामीटर को चेक किया जाएगा कि ये दुरुस्त काम कर रहा है या नहीं। इस हवाले से क्रिस फील्ड का कहना है कि हम मुस्तकबिल में भी ऐसी शिद्दत की तवक्को रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा हर 3 साल बाद हो रहा है, फिर ये हर 2 साल और उसके बाद हर 1 साल बाद होगा कि दर्जा हरारत का गुज़िश्ता रिकॉर्ड तहलील होता रहेगा और नया रिकॉर्ड सामने आता रहेगा। क्रिस का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुस्तकबिल में हमें 1 साल के दौरान 3 मरतबा शदीद गर्मी के मौसम का सामना करना पड़ जाए और गर्मी का दौरानिया बढ़ता चला जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी की शिद्दत से इंसानों की सेहत मुतासिर होने के खदशात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस ने आलमी वबा की सूरत में पूरी दुनिया को शदीद मुतासिर किया। दुनिया में इस वक्त मरीजों की तादाद तकरीबन 23 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। कुछ ममालिक ने वायरस के दोबारा हमले की वजह से लॉकडाउन और पाबंदियां लगाई हैं। दुनिया में मरीजों की तादाद, सेहतमंद होने वाले अफराद समेत दुनिया में इस वायरस से होने वाली अमवात के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस का हमला बदस्तूर जारी है। दुनिया लॉकडाउन को आसान करने और सख्त करने में मसरूफ नजर आती है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में कोरोना के केसेस सामने आने की वजह से यहां 26 अगस्त तक लॉकडाउन कर दिया गया है और लॉकडाउन की वजह से न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने यहां इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। न्यूजीलैंड में 19 सितंबर को इंतखाबात होने थे, लेकिन अब ये 17 अक्टूबर को होंगे। ऑकलैंड में कोरोना के 11 केसेस सामने आने पर यहां लॉकडाउन कर दिया गया था और गुज़श्ता कल लॉकडाउन को आसान करने के फैसले को भी न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा ऑर्डन की तरफ से मौखर कर दिया गया है। अब अगले हफ्ते लॉकडाउन के हवाले से जायजा लिया जाएगा। ऑर्डन का कहना है कि हमने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। कोई नई तजवीज नहीं है सिवाय इसके कि हम वबा को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करें। हालिया आदादोशुमार के मुताबिक न्यूजीलैंड में कोरोना से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1315 हो चुकी है और इनमें 105 एक्टिव केसेस हैं। 50 लाख की आबादी के मुल्क में 22 लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को तनकीद का निशाना बनाया है कि न्यूजीलैंड में वबा बड़ी हद तक फैल चुकी है। जेसिंडा का कहना है कि अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में से 16,563 लोग वबा से मुतासिर हुए हैं, जबकि न्यूजीलैंड में यह तादाद सिर्फ 269 है। जेसिंडा का कहना है कि मैं जाती तौर पर वायरस को कंट्रोल करने के इक़दामात से मुतमईन हूं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 23 मिलियन से तजावुज कर चुकी है और 8 लाख के लगभग लोग वायरस का शिकार हो चुके हैं। वबा का शिकार होकर सेहतमंद होने वालों की तादाद 15.5 मिलियन से जायद हो गई है। इस वक्त दुनिया में यौमिया नए मरीजों की तादाद लगभग 3 लाख है, जबकि यौमिया अमवात की तादाद 8,000 तक पहुंच गई है। इस वक्त दुनिया में 6.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिनमें से 62,000 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। दुनिया भर में मरीजों की तादाद और कोरोना से होने वाली अमवात के हवाले से अमरीका सरे फहरिस्त है। यहां मरीजों की तादाद लगभग 58 लाख है, जिनमें से 31 लाख सेहतयाब हो चुके हैं और अमवात की तादाद 1,77,000 से तजावुज कर गई है। यहां 16,817 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमरीका में 7.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील दूसरे नंबर पर है। यहां मुतासरा लोगों की तादाद 35 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 26 लाख से ज्यादा लोग
صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,12,000 سے زیادہ لوگ کورونا کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ برازیل میں 8,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں 1,37,00,000 لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 29 لاکھ سے بڑھ چکی ہے اور 55,000 کے قریب لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھارت میں 21 لاکھ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 9,000 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں 3.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ اس طرح 9.5 لاکھ مریضوں کے ساتھ روس چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7.5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ روس میں 2300 مریضوں کی حالت خطرے میں ہے، جبکہ وائرس کا شکار ہو کر 16,000 سے زیادہ لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ روس میں 3 کروڑ 35 لاکھ لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ 6 لاکھ مریضوں کی تعداد کے ساتھ جنوبی افریقہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں 5 لاکھ کے لگ بھگ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 12,500 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں 539 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ یہاں 35 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے ممالک نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیلاروس میں حالیہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تاہم انہوں نے مظاہرین کی حمایت کرتے ہوئے صدر لوکاشنکو کو مشورہ دیا ہے کہ بحران پر قابو پانے کے لیے حزب اختلاف اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے مذاکرات کرے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ۔ بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی۔ تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈیبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل۔ وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ نقطہ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ یورپی یونین کے ممالک نے کچھ روز پہلے اپنے ہونے والے اجلاس میں طے کیا ہے کہ وہ بیلاروس میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نہ آزادانہ تھے اور نہ ہی شفاف۔ تاہم جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے بیلاروس کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں کہا ہے کہ یہاں کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی، اور بیلاروس کے صدر لوکاشنکو کو مشورہ دیا ہے کہ اس سیاسی بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے حزب اختلاف کی سیاسی قوت اور سول سوسائٹی کے اراکین کے ساتھ مذاکرات کریں۔ مرکل نے کہا کہ یورپی یونین پرامن احتجاج کرنے والوں کی حمایت کرتی ہے اور توقع کرتی ہے کہ اس مسئلے کو بیلاروس کے لوگ قومی اتفاق رائے اور آپس میں مذاکرات سے طے کر لیں گے۔ جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ بیلاروس کی حکومت احتجاج کرنے والوں پر تشدد کرنے سے گریز کرے اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی خواہش ہے کہ بیلاروس اپنے مسائل خود حل کرے۔ اینجلا مرکل نے کہا کہ وہ ثالث کے طور پر اپنا کوئی کردار نہیں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ 2 ہفتے پہلے بیلاروس کے صدر نے ان کا فون سننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔
यूरोपीय यूनियन के इजलास के बाद उन्होंने कहा है कि बेलारूस की सिविल सोसाइटी की हिमायत करते हैं। अब ये जिम्मेदारी हिज़्ब इख्तिलाफ की है कि वो अपने मकासद के लिए खुद फैसला करे। मर्केल का कहना था कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को इस हवाले से आगाह कर चुकी हैं कि रूसी फौज की मुदाखलत से यहाँ मामलात मजीद पेचीदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब लुकाशेंको ने मुझसे बात करने के हवाले से इनकार किया, मुझे इसका बहुत अफसोस है। बेलारूस में सदर लुकाशेंको के खिलाफ अवाम की तरफ से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, जिस पर यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ ये है कि यहाँ के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें, और यूनियन ने खबरदार किया है कि मशरक़ी यूरोप के इस मुल्क में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। जमीन के बढ़ते दर्जे हरारत, बारिशों में कमी और मौसमियाती तब्दीलियों के सबब मौसमों के मिजाज बदल चुके हैं। जर्मनी में मौजूद झील सैडेनर खुश्क होना शुरू हो गई है। साइंसदानों का ख्याल है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नुमायां हो रहे हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बारिशों की कमी होने से जर्मनी की झील सैडेनर खुश्क होना शुरू हो चुकी है, जिससे यहाँ मकामी लोग जो यहाँ माहीगीरी से अपना चूल्हा जलाते हैं वो परेशानी का शिकार हैं। मकामी माहीगीर मैनफ्रेड 1972 से इस पेशे से मुंसलिक है। उसने कहा, अब यहाँ मछलियां नहीं हैं और ऐसे लगता है कि कुछ अरसे बाद इस झील का नामो निशान भी मिट जाएगा। मैं गुज़श्ता 3 साल से देख रहा हूं कि यहाँ हालात खराब हो रहे हैं। अगर बारिश ना हुई तो हम तबाह हो जाएंगे और ये झील भी खुश्क हो जाएगी। बर्लिन से ताल्लुक रखने वाली एक राहगीर एंजेलिका का कहना है, मैं काफी अरसे बाद इस झील की तरफ आई हूँ। मुझे हैरानी हो रही है कि ये झील इस कदर खुश्क हो चुकी है। इसमें रास्ते बन चुके हैं। मैं जहाँ खड़ी हूँ पहले यहाँ पानी होता था। एक और राहगीर रितर का कहना है, यहाँ बहुत तब्दीली आ चुकी है। यहाँ सब्जा खुश्क और पानी में कमी आ गई है। मेरे ख्याल में यहाँ लोगों को इस झील के हवाले से सोच विचार करनी पड़ेगी। जर्मन रिसर्च सेंटर के जियोग्राफर नट कैसर का कहना है कि पानी की कमी और झील में फैलती खुश्की खतरनाक है। गुज़श्ता 3 सालों से यहाँ मुसलसल पानी में कमी हो रही है। हम तवक्को कर रहे थे कि बहार में यहाँ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन दर्जा हरारत बढ़ने से तवक्कुआत दम तोड़ गई हैं और यहाँ दर्जा हरारत 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। मेरे ख्याल में यहाँ होने वाली तब्दीलियों का सबब 70% मौसमियाती तब्दीली है और 30% यहाँ के मकामी लोगों की वजह से यहाँ पानी के वसाइल में कमी हो रही है। इस वक्त यहाँ खतरनाक सूरत हाल है कि दरिया, झीलें और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है। काइजर का कहना है कि 2018 से यहाँ खुश्क साली है और वो 2019 में भी जारी रही। इस साल भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ यही सूरत हाल रहेगी। मुसलसल 3 साल से खुश्क साली का शिकार होकर इस झील के पानी में तेजी से कमी आ रही है और पानी में मुसलसल कमी की वजह से यहाँ इकोसिस्टम को बहुत नुकसान हुआ है। जहाँ झील थी वहाँ धूल उड़ रही है। झील के किनारों पर जमीन खुश्क हो चुकी है। जंगली हयात और नबातात दोनों बुरी तरह से मुतासिर हैं। हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं। सैडन कम्युनिटी के नुमाइंदा जर्गन वैगर का कहना है कि यहाँ के लोग पानी के इस्तेमाल में मोहतात नहीं हैं और ये तबाही इंसानों की वजह से है। अगर हम अपने पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें तो बड़ी तबाही से बच सकते हैं। इस हवाले से मंसूबाबंदी करना बहुत जरूरी है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मैनफ्रेड का कहना है कि ये झील बर्लिन से 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसका कुल रकबा 218 हेक्टर्स है। इस झील के किनारे नहाने वाले और सैर करने वाले दोनों परेशान हैं। जर्मनी के मौसमियाती इदारे के मुताबिक 2014 से 2018 तक यहाँ दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हुआ है। इदारे के मुताबिक सन 1881 से रिकॉर्ड होने वाले दर्जा हरारत के मुताबिक 2003 और 2018 के बाद 2019 गर्म तरीन साल साबित हुआ है।
मशीनी जिंदगी की मसरूफियत से थका हारा इंसान कुदरत के हुस्न, फितरत के मनाजिर और हसीन नज़ारों में पनाह ढूंढता है। लटविया के एक पार्क में सयाहों के लिए बने शीशे के कैबिन में रात गुजारना एक मुनफरिद तजर्बा है। दरिया के ऊपर इस झूलते कैबिन के हवाले से देखते हैं ये मुनफरिद रिपोर्ट। लटविया के गोजा नेशनल पार्क में दरिया के ऊपर झूलता शीशे का कैबिन सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दरियाए अमाता के ऊपर बने इस कैबिन में वक्त गुजार कर फितरत के दिलदादा सयाह यहाँ कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं। ये शीशे का कैबिन केबल्स की मदद से दरिया के ऊपर रिमोट कंट्रोल से चलता है। इस मंसूबे की मालकन सकुदरीना का कहना है कि यहाँ सयाहों को फितरत और कुदरत के मुख्तलिफ नज़ारों से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलता है। वो बहते दरिया के ऊपर बसेरा करते हैं, परिंदों की सुरीली आवाजों से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ खुले जंगल में जानवरों की मुख्तलिफ आवाजों को सुन सकते हैं, हवा के गीतों से महसूस हो सकते हैं, फितरत के बदलते रंग देख सकते हैं और लम्हा लम्हा कुदरत के बदलते मिजाज और मनाजिर को खुली आंखों से देख सकते हैं। शीशे के बने कैबिन में वक्त गुजारने वाले मेहमान जोड़े जाना हरबस्ता और काल्विस का अपने इस मुनफरिद तजर्बे के हवाले से कहना है कि हमें कोई खबर नहीं थी कि ये रात कैसी होगी, लेकिन हमने एक खूबसूरत रात गुजारने के बाद यहाँ और वक्त गुजारने का फैसला किया। हमारा तजर्बा बहुत खूबसूरत रहा और वक्त निहायत पुरसुकून गुजरा है। यहाँ आप जंगल के हुस्न, दरिया के धीमे शोर और जानवरों के साथ अपना वक्त गुजार कर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। पहली रात हम शब ढले अचानक जानवरों की मुख्तलिफ आवाजों को सुनने का मौका मिला। हमारे लिए ये नया तजर्बा था। इसके बाद दरिया में चलते और उसे पार करते कुछ साए अभी तक मेरी यादाश्त में महफूज हैं। मैं यकीनन कुछ नया करने और कुछ नया देखने के ख्वाहिशमंद लोगों से कहूंगी कि वो यहाँ सैर करने आए। शीशे का ये कैबिन 2 लोगों के रहने के लिए काफी है और यहाँ रात क्याम करने के लिए $188 किराया लिया जाता है। नाश्ता और रात के खाने के लिए इजाफी डॉलर लगते हैं। यहाँ की एक मकामी कंपनी ने यहाँ सयाहों और आने वाले मेहमानों को चाय, कॉफी, वाइन और केक पहुँचाने का इंतजाम किया हुआ है और ये तमाम चीजें और जरूरत की मजीद अशिया मेहमानों को मुयस्सर की जाती हैं। गो यहाँ जमाने की जदीद सहूलतें उस तरह मुयस्सर नहीं है, लेकिन इस शीशे के कैबिन की गर्मा की तातीलात तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कोरोना की वबा से घबराहट का शिकार लटविया के बाशिंदे दूसरे ममालिक में सैर को जाने के बजाय अपने मुल्क की जगहों को देखने को तरजीह दे रहे हैं और ये यहाँ मकामी सियाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह बेली डांस ट्यूनिस के कल्चर का हिस्सा है और बेली डांस सिर्फ खवातीन की हद तक ही महदूद है, लेकिन ट्यूनिस का मर्द बेली डांसर इन रिवायात के बरअक्स खवातीन का लिबास पहनकर बेली डांस करता है। आइए ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, साथ मिलकर देखते हैं। अमूमन बेली डांस खवातीन करती हैं, लेकिन ट्यूनिस का 27 साल जवान अशरफ अल आबिद खवातीन का लिबास पहनकर बनाव सिंगार करके बेली डांस करता है। अशरफ का कहना है कि मैंने बचपन से बेली डांस करना शुरू किया है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो किसी भी घर की तकरीब में मुझे बेली डांस करने का कहा जाता था और जब मैं रक्स करता था तो सब तालियां बजाकर मुझे दाद देते थे। जब मैं 7-8 साल की उम्र में पहुंचा तो मुझे मना किया गया कि तुम ये रक्स नहीं कर सकते। जब मैंने सवाल किया कि मैं रक्स क्यों नहीं कर सकता तो जवाब मिला कि मर्द बेली डांस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने रक्स के शौक में जिन्स की नफे करते हुए खवातीन के लिबास पहनकर बेली डांस को अपने करियर के तौर पर इख्तियार करने का फैसला किया। बेली डांस ट्यूनिस के साथ साथ पूरी अरब दुनिया के कल्चर का हिस्सा है और यहाँ खुशी की तकरीबात में लोग खवातीन की बेली डांस को शौक से देखते और पसंद करते हैं। आमतौर पर मखसूस लिबास चमकीला और भड़कीला होता है, जिससे रक्स के दौरान रकास के जिस्म की हरकत को वाज़े सूरत में देखा जा सकता है।
आशिफ का कहना है कि ट्यूनिस में बैली डांस करने पर मर्दों की हौसला शिकनी की जाती है। मैंने यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट डिजाइन की डिग्री हासिल की है, लेकिन मुझे बहुत पहले पता मिल गया था कि मेरा मन रक्स में राजी है। अगरचे ये मेरा इंतखाब मेरे वालिदैन समेत रिश्तेदारों और मुआशरे के लिए नाकाबिल कबूल था, उसकी वजह से मुझे मार देने की धमकियां भी दी गईं और जिनकी बिना पर मुझे बैली डांस करने से मना किया गया। जब मैंने धमकियों के हवाले से पुलिस को बताया तो मुझे जवाब मिला, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप भी तो औरतों की तरह रक्स करते हैं। इस तरह मेरे वालिद साहब मुझसे खुश नहीं हैं, वो मुझसे बोलते नहीं हैं। उनसे बात की हुए 1 साल बीत गया है, क्योंकि उनका ख्याल है कि मैंने खानदान का नाम खाक में मिला दिया है, क्योंकि लोग उसे ताना देते हैं कि तुम्हारा बेटा बैली डांस करता है, जिससे उसे तकलीफ होती है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे अपने अकायद हैं, मैं जिससे प्यार करता हूँ उस पर यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, अपने रास्ते पर चलता रहूंगा और बैली डांस को तर्क नहीं करूंगा। मैं खुद नौकरी करूंगा, क्योंकि मेरी आमदनी का वाहिद जरिया ये है। कुछ लोग मुझे प्यार भी करते हैं और मेरे फन के मोतरफ हैं, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद मेरी हौसला शिकनी करती है। सो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। आपके फीडबैक, आपके सजेशंस हमारी सर आंखों पर। सो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे, सेम टाइम सेम डे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।